अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो का टॉपिक है जर्मनी का फ्रांस के ऊपर हमला और सिर्फ 46 दिन के अंदर फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लेना। 10 मई 1940 को जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर हमला किया और 16 जून 1940 तक 46 दिन मुकम्मल होने के बाद जर्मनी फ्रांस के ऊपर कब्जा मुकम्मल कर लेता है। पेरिस बगैर लड़े जर्मनी के हवाले कर दिया जाता है। ये तारीख साज हैरत अंगेज़ वाक़या क्यों कर मुमकिन हुआ? क्या आप ये इस तासुर के साथ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर को नहीं देखते कि जर्मनी जो है वो फ्रांस से बहुत बड़ी ताकत था, इसीलिए फ्रांस उसका मुकाबला नहीं कर सका? जी बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो में आपके सामने यही बात बतानी है कि फ्रांस 1940 का फ्रांस जो था वो जर्मनी से मिलिटरीली हर लिहाज से बहुत बेहतर था। उनकी टैंक, उनका आर्मामेंट, उनकी आर्टिलरी, उनकी इन्फेंट्री हर लिहाज से जर्मन से बहुत बेहतर थी। उनका डिफेंस सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजबूत था। दुनिया में 1940 का साल अगर आप अपने सामने रखें तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे जो मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम बनाया था वो फ्रांस ने बनाया था। ना वो अमेरिका ने बनाया था, ना वो रशिया ने बनाया था, ना वो बरतानिया ने बनाया था, और बाकी किसी मुल्क का तो आप नाम भी ना लेना। तो फ्रांस इतना पावरफुल होने के बावजूद कैसे ढह जाता है? आज की वीडियो में इसी चीज़ को बहुत आसान ज़ुबान में, बहुत ही आसान दलीलों के साथ और हिस्टोरिकल आर्काइवल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, कोई पॉपुलर और पब्लिक हिस्ट्री का आर्गूमेंट आपके सामने पेश नहीं किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दें, अपने क्रिटिकल कमेंट्स दें, अपनी ओपिनियन दें, अपनी ऑब्जर्वेशंस दें। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। तो पहला सस्पेंस यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि फ्रांस की फ़ौज, फ्रांस का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था तो हार कैसे गए? सस्पेंस क्रिएट होता है ना नॉर्मली। तो ये इस सस्पेंस का पहला जवाब ये है कि फ्रांस की दिफाई सोच के अंदर एक प्रॉब्लम थी। फ्रांस ने जर्मनी की सरहद पर एक बहुत फैंसी, बहुत हैवी, बहुत हाई प्रोफाइल डिफेंस लाइन बनाई थी जिसका नाम था मैगिनॉट लाइन। ये मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और इटली, इन तीनों ममालिक की बाहमी सरहद थी। और मैगिनॉट जो थे वो फ्रांस के एक डिफेंस मिनिस्टर से 1930s में उन्होंने अपनी हुकूमत को बता दिया था कि इन 10 सालों में ना सही तो अगले 10 सालों में जर्मनी फ्रांस के ऊपर हमला करेगा, लिहाजा एक ऐसी डिफेंस लाइन बनाई जाए जो जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे इस तरह से प्रिपेयर की जाए कि जर्मनी कभी भी फ्रांस के ऊपर हमला करने के बारे में सोच ना सके, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमला करता भी है तो वो डिफेंस लाइन अपनी डिटेल्स के अंदर, अपने पर्पस के अंदर इतनी मैच्योर हो कि आप उस हमले को वहीं पे रोक सकें, जर्मनी को अंदर आने का मौका ना दिया जाए। 280 माइल्स लंबी डिफेंस लाइन थी और ये डिफेंस लाइन इतनी मजबूत बनाई गई, उस जमाने के $7 बिलियन डिफेंस लाइन को बनाने में खर्च किए गए कि फ्रांसीसी जनरल मॉरिस गैमलीन ने अपने फौजियों को कहा था कि आप लोग बेशक आराम से सो जाएं, आप लोग आराम करें। ये डिफेंस लाइन इतनी मजबूत है कि जर्मन्स कभी भी इस डिफेंस लाइन को क्रॉस करने के बारे में नहीं सोच सकते। इस स्टेटमेंट से आप लोग ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बात, ये उस लाइन की वजह से वो कितने ओवर कॉन्फिडेंट हो चले थे। हिटलर बेवकूफ़ नहीं था। हिटलर वॉज अ जीनियस, उसे इविल जीनियस कहिए, मिलिट्री जीनियस कहिए, कुछ भी कहिए। उसको पता था कि फ्रांसीसी ये लाइन बना रहे हैं, लिहाजा उसने कुछ ऐसा सोचा जो फ्रांसीसियों के वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड करूँगा कि हिटलर ने 1940 की दहाई में जो फौज प्रिपेयर की थी वो 1920 उस पहली जंग अजीम की जर्मन आर्मी की एक्सटेंशन नहीं थी, उसकी डेवलप्ड फॉर्म नहीं थी, बल्कि उस ट्रेडिशन में ब्रेक था। फ्रेंच फोर्सेस इंक्लूडिंग बरतानिया वो ये समझते थे कि जर्मन आर्मी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन ये है ट्रेडिशनल आर्मी ही और ट्रेडिशनल मेथड से ही वॉरफेयर करेगी। ये गलत फहमी थी। जर्मन आर्मी मॉडर्नाइज हो चुकी थी, लेकिन वो एक्सटेंशन नहीं थी अपनी ट्रेडिशनल सेटअप की, बल्कि वो एक ब्रेक थी। और वो ब्रेक क्या थी? वो थी ब्लिट्जक्रीग, बिजली की तरह से हमला करना, कोऑर्डिनेटेड अटैक, जो मैंने पोलैंड की वीडियो में भी आपको बताया है कि जर्मन आर्मी की जो इनिशियल सक्सेस हैं, अगर आप उसको एक कीवर्ड के अंदर बयान करना चाहते हैं, एक कीवर्ड के अंदर, तो वो कीवर्ड है ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्ज का मतलब होता है रोशनी, क्रीग का मतलब होता है मूवमेंट, रोशनी की मूवमेंट से आगे बढ़ना। जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की वॉर हिस्ट्री है, बैटल हिस्ट्री है, उसके अंदर बिजली की रफ्तार से, उसके अंदर स्पीड को इतना फोकस नहीं किया जाता, उसमें इंसर्कलमेंट को, बैटल को, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जर्मन आर्मी ने एक नया मिलिट्री डॉक्ट्राइन स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसका नाम था ब्लिट्जक्रीग, यानी कि एनिमी आर्मी लाइंस के वीक पॉइंट को तोड़ा जाए और आगे बढ़ के आर्मी को पीछे से इंसर्कल कर लिया जाए और उसके बाद अपनी आर्मी के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स को फर्दर एडवांस मूव करवा दिया जाए दुश्मन टेरिटरी के अंदर, डीप इनसाइड के लिए।
इसको कहा जाता है ब्लिट्जक्रीग। मैं इसकी डिटेल के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जर्मनी ने क्या किया, उन्होंने मैगिनॉट लाइन के वो जो वीक पोर्शन थे, जिसको फ्रेंच वीक नहीं समझते थे, उसका नाम था आर्डेनेस के जंगलात। आर्डेनेस एक घना जंगलाती सिलसिला है जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की कोई मिलिट्री, कोई इन्फेंट्री, कोई टैंक बटालियन इन जंगलात को अबूर बिल्कुल नहीं कर सकती। और ये एजम्पशन करना 1939 के आसपास बिल्कुल दुरुस्त भी था, इतनी बेवकूफ़ी की बात भी नहीं थी। मगर जब आप मिलिट्री की बात, जंग में बात करते हैं, तो जंग के अंदर तो आपको तमाम ऑप्शंस को सामने रखना होता है। तो फ्रांसीसी जर्नैलों से यहीं पर एक लूप होल खुला रह गया। उन्होंने 100% एज्यूम किया था कि आर्डेनेस के जंगलात मुकम्मल तौर पर सेफ़ हैं और ये किसी भी सूरत में हमारे लिए चैलेंज साबित नहीं होंगे। उनका ये तसव्वुर गलत साबित हुआ। जर्मन आर्मी के सबसे बड़ा स्ट्राइक, जर्मनी के दो बड़े जर्नैल, जनरल रोमेल और जर्मन गुडेरियान, 1500 टैंकों के साथ, कई लाख जर्मन फौज के साथ आर्डेनेस के जंगलात से निकलते हैं और 3 दिन के अंदर, 3 दिन में वो जंगलात को अबूर कर लेते हैं, फ्रांस के मेन लैंड के अंदर एंटर हो जाते हैं। और आर्डेनेस के जंगलात के सामने जो फ्रेंच लाइन है डिफेंस, वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि मैगिनॉट लाइन लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर है। और जर्मन ने जो ब्लिट्जक्रीग की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी, उसका मतलब था स्विफ्ट मूव, एयरफोर्स, टैंक्स, इन्फेंट्री, तीनों कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर बहुत तेज़ी के साथ मूव करेंगी। इसमें ब्लिट्जक्रीग में ये होता है कि दुश्मन के साथ एक जगह पर इनसर्कल करके उनके साथ बैटल करना नेसेसरी नहीं होता, दुश्मन को मुकम्मल तौर पे एनाहिलेट करना भी ज़रूरी नहीं होता, दुश्मन को इंगेज करना ज़रूरी है। इंगेज किया मिलिट्री के, आपकी मिलिट्री के एक ग्रुप ने, सेकंड आर्मी जो है वो आपकी आगे मूव करेगी तेज़ी के साथ, इसीलिए इसको ब्लिट्जक्रीग कहते हैं। वो जो सेकंड आर्मी आगे मूव करेगी, आगे दुश्मन मिलेंगे, तो उस सेकंड आर्मी का एक हिस्सा उस एनिमी फोर्स को इंगेज करेगा और आधा हिस्सा आगे मूव करेगा बहुत तेज़ी के साथ। 48 आवर्स के अंदर वो 60 किलोमीटर्स मूव करेंगे, 100 किलोमीटर्स मूव करेंगे। दैट इज़ द स्ट्रेटजी जिसकी वजह से जर्मनी जो है 46 डे के अंदर फ्रांस के कैपिटल पेरिस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। थोड़ा सा वापस पीछे आइए, 1940 में, जनवरी 1940 में जर्मनी का एक तैयारा बेल्जियम में गिरकर तबाह हो जाता है। इस तैयारे के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जर्मनी का प्लान होता है। ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी और फ्रेंच सीक्रेट सर्विस को इन चीज़ों का पता चल जाता है कि जर्मनी का असल अटैक बेल्जियम से होगा। अब जर्मनी दूसरी गलती क्या करता है, पहली गलती तो मैंने बता दी कि आर्डेनेस के जंगलात में हुई। जर्मनी दूसरी गलती ये करता है, वो कहता है देखो हमने तो पहले ही अज्यूम किया हुआ था कि जर्मनी जो है वो फ्रांस के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, बल्कि ये बेल्जियम के रास्ते से, जैसे 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, बेल्जियम के रास्ते ये फ्रांस के ऊपर हमला करेगा। लिहाजा फ्रांस क्या करता है कि वो वहाँ पर रेगुलर आर्मी के साथ साथ अपनी रिजर्व आर्मी, जो एनिमी के फर्स्ट अटैक को काउंटर करने के लिए नहीं बनाई जाती, वो सेकेंड लाइन होती है, रिजर्व आर्मी को डिप्लॉय कर देता है बेल्जियम में। यानी कि फ्रांस के मेन लैंड में कोई रिजर्व आर्मी नहीं है। ये 2 ब्लंडर्स हैं जो फ्रांस ने किए हैं। जर्मनी से ज़्यादा अच्छी आर्मामेंट, जर्मनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी, जर्मनी से ज़्यादा फाइनेंशियली ज़्यादा बेहतर कंडीशन थी फ्रांस की। 2 बड़े ब्लंडर्स फ्रांस को लेकर बैठ जाते हैं। ये प्लान जो था ये चेंज किया था जर्मनी के जर्नैल, जो बड़े उस ज़माने के जीनियस जर्नैल थे, जनरल एरिक वॉन मैनस्टाइन ने। उन्होंने एक प्लान किया जिसका नाम बनाया सिक्कल कट, द्रांति की तरह से काटते हुए हम आगे चलेंगे। द्रांति का मतलब ये, एक तरफ आर्डेनेस के जंगलात से जर्मनी की फौज एंटर होगी, दूसरी तरफ बेल्जियम से हम अटैक करेंगे, यानी कि 2 प्रोंग्ड अटैक होगा। दोनों अटैक्स तेज़ी के साथ आगे मूव करेंगे और हम फ्रांस को इनसर्कल कर लेंगे मैक्सिमम हद तक। ये सिक्कल की तरह से देखें ना, ये मूव, ये जो बॉडी जेस्चर है, ये सिक्कल की फॉर्मेशन बनाता है। तो ये सिक्कल कट अटैक था। मेन रीजंस जो हैं फ्रांस के कोलैप्स की वो मैंने आपको बता दी, मेन 2 रीजंस। अब आ जाएं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग के अंदर। जर्मन एयरफोर्स क्या कर रही थी? जर्मन एयरफोर्स उनके ऊपर 24 घंटे मुसलसल बमबारी करती थी वक्फों के साथ। ये बमबारी करने का उनको तरीका ये बताया गया था कि आप इसमें दुश्मन का जानी नुकसान बेशक ज़्यादा ना करें, लेकिन आप इतने ज़्यादा बम्बार्डमेंट करें कि दुश्मन की फौज नफसियाती तौर पर टूट जाए। मिलिट्री में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है शेल शॉक। शेल शॉक एक बड़ी खौफनाक टर्म है जो सिर्फ उन फौजियों को पता होता है जिन्होंने जहाज़ों के बम गिरते हुए देखे हों, उनकी आवाज़ सुनी हो। शेल शॉक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है
ठीक है, मिलिट्रीज़ की ट्रेनिंग की जाती है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की जाती है, वो कोप कर लेते हैं, फौजी तो फौजी होते हैं ना। लेकिन 1939 में बैटल फील्ड के अंदर जो जर्मन एयरफोर्स के बॉम्बर्स हैं, उनकी जो बम्बारमेंट है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतने बड़े स्केल पर हुई है। इससे पहले भी एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए से बमबारी होती आई है। ऐसा नहीं है कि बॉम्बर्स जो है 1939 में 1940 में फर्स्ट टाइम डिप्लॉय हुए हैं, बहुत जगह पर डिप्लॉय हो चुके थे, लेकिन 40 में पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर पूरे के पूरे बैटल्स जहाँ जहाँ पे हो रही हैं, जहाँ जहाँ पे ट्रेंचेस हैं, जहाँ जहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, वहाँ पर जर्मन एयरफोर्स ने इतनी ज़्यादा बमबारी की कि फ्रेंच सोल्जर्स, उनकी हलाकतों और जानी नुकसान की रेशो बहुत कम है, लेकिन उनका साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाना इस मैसिव लेवल का था कि वो अफवाहों कि वो टूट गए और उन्होंने फ़ाइट करने से इनकार कर दिया। 16 मई को बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल पेरिस पहुंचते हैं। अभी पेरिस जर्मनी के कब्ज़े में नहीं गया, अभी 6 दिन हुए हैं जर्मनी को अटैक किए हुए। विंस्टन चर्चिल आते साथ ही फ्रेंच हाई कमांड, मिलिट्री हाई कमांड के साथ एक मीटिंग करता है और फ्रेंच मिलिट्री चीफ से वो पहला सवाल ये करता है, वेयर इज़ रिजर्व। कमरे में मौत का सन्नाटा तारी हो जाता है, कोई जवाब नहीं होता। मिलिट्री कमांडर एक फिक्रा फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर कहता है, और क्यों ने रिजर्व, नो रिजर्व, कोई रिजर्व नहीं है। विंस्टन चर्चिल के पैर तोले से ज़मीन निकल जाती है। वो सेकंड क्वेश्चन करता है, रिजर्व कहाँ है? तो वो बताते हैं कि सारी रिजर्व हमने बेल्जियम के बॉर्डर पे लगा दी है। ये सुनने के बाद चर्चिल फ़ौरन से पहले उनको बताता है कि आपने तो अपनी सारी रिजर्व बेल्जियम भेज दी है, पेरिस अभी हमारे पास है, लेकिन पेरिस को बचाने के लिए तो आपके पास कुछ नहीं है, पेरिस में कोई रिजर्व नहीं है। 16 मई को चर्चिल को इस बात का पता चल जाता है कि फ्रांस कोलैप्स हुआ चाहता है, आज नहीं तो कल, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते। चर्चिल वापस इंग्लैंड जाता है, लंदन में जाके अपनी कैबिनेट मीटिंग में ऑफ द रिकॉर्ड बता देता है, 17 मई को वो बता देता है कि फ्रांस के फॉल को अब बरतानिया नहीं रोक सकता, अपने फौजियों को इवैक्यूएट करो यहाँ से, जितनी जानें बचा सकते हो बचाओ, क्योंकि फ्रांसीसी अपने रिजर्व ऑलरेडी बेल्जियम भेज चुके हैं और उन रिजर्व को अगर जर्मनी के फोर्सेस जो पेरिस के पास पहुंचने वाली हैं उनके मुकाबले पर लेकर आना है, उसके लिए 3 से 4 हफ्ते चाहिए, जबकि जर्मन फोर्सेस जो हैं वो अगले 8 से 9 दिनों के अंदर पेरिस के बाहर आन मौजूद होंगी। अब इस जंग में जर्मनी के टैंकों का क्या रोल था? टैंक तो जर्मनी के फ्रांसीसी टैंकों से ज़्यादा बेहतर नहीं थे, तो फिर उनका रोल क्या था कि वो फातिहा साबित होते हैं और फ्रेंच टैंक्स कुछ नहीं कर पाते। जर्मनी ने अपने हर टैंक के अंदर रेडियो सिस्टम लगाया हुआ था और उनका हर टैंक दूसरे टैंक से कनेक्टेड था और उनके तमाम टैंक्स उनकी एयरफोर्स से कनेक्टेड थे, उनके तमाम टैंक्स उनकी इन्फेंट्री की हाई कमांड से कनेक्टेड थे। पहली बात। दूसरी बात, जर्मनी की हाई कमांड ने कहा था ब्लिट्जक्रीग की स्ट्रेटजी को डिवाइस करते हुए, ब्लिट्जक्रीग की स्ट्रेटजी को अपने एयरफोर्स, टैंक्स और इन्फेंट्री के कमांडर्स को बताया उन्होंने कि हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है ये फील्ड के अंदर जो कैप्टन है, जो टैंक चला रहा है, जो इन्फेंट्री का स्मॉल यूनिट का हेड है, उसके पास अपना मेथड होना चाहिए। वो अपनी हाई कमांड से मेथड अप्रूव नहीं करवाएगा कि मेरे सामने ये टारगेट्स हैं, मुझे हुक्म दिया जाए। वो अपने हाई कमांड के ऑर्डर्स का वेट बिल्कुल नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव हम आपको पहले बता देंगे, कोऑर्डिनेशन आपकी रेडियो के जरिए होगी, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का मेथड आपका अपना होगा। ये दो स्ट्रेटजीज, ये दो जो टेक्निकल रूल्स उन्होंने अपने स्मॉलर यूनिट्स के हेड्स को बताए थे, ये ब्लिट्जक्रीग को बहुत ज़्यादा स्विफ्टली आगे लेकर बढ़ने का बायस बने और अल्टीमेटली जर्मनी की 46 दिन के अंदर बेहतरीन फतह सामने आती है। जर्मन ने दूसरे नंबर पे क्या किया था? जर्मन ने दूसरे नंबर पे ये किया था, मैंने आपको बताया ना, ब्लिट्जक्रीग में पूरी की पूरी एनिमी लाइन को इंगेज करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, बल्कि नुकसानदेह होता है। ब्लिट्जक्रीग में ये होता है कि आप एनिमी आर्मी के 1 या 2 या 3 डिफरेंट हिस्सों को इंगेज करें, पूरी की पूरी एनिमी लाइन को इंगेज नहीं करना आपने। उसके लिए जर्मन फोर्सेस जो थी वो अपनी पावर को कंसंट्रेटेड रखते थे, मतलब पूरी की पूरी जर्मन आर्मी जो है जब वो अटैक कर रही है बॉर्डर के ऊपर या बॉर्डर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है, तो वो 2 या 3 मैक्सिमम 2 या 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होती थी, जबकि जो एनिमी की जो लाइन होती थी वो स्कैटर्ड होती थी। कई दर्जन से ज़्यादा, नियर अबाउट 100 के करीब ग्रुप्स होते थे।
उनकी तादाद जर्मनी से अगर ज़्यादा भी होती थी तो वो कंसंट्रेटेड क्लस्टर ऑफ पावर का मुकाबला नहीं कर पाते थे। एक जगह पे जर्मनी, एक जगह पे फ्रांस के 3 टैंक्स हैं, उनके मुकाबले में जर्मन का यूनिट जो आ रहा है उसके पास 25 टैंक्स हैं, उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है इन्फेंट्री की। तो इस यूनिट के लिए फ्रेंच यूनिट को डील करना बहुत आसान होता था। जर्मनी के पास अगर स्ट्रेंथ कम भी थी तो उन्होंने अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया था। फ्रांस के पास अगर स्ट्रेंथ टैंक्स ज़्यादा भी थे, इन्फेंट्री आर्टिलरी सब ज़्यादा भी था, तब भी उन्होंने अपने आप को बिखेर के रखा था। तो वो मुक्के की स्ट्रेंथ पैदा नहीं कर पा रहे थे। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि फ्रांस क्यों डिक्लाइन कर जाता है, क्यों कोलैप्स कर जाता है। 24 मई 1940 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी की फ़ौज जो अलाइड फ़ौज से कम है कंपैरेटिवली, या बहुत हार्डली उनके बराबर है। अलाइड फोर्सेस में जर्मनी के मुकाबले में फ्रांस है, बेल्जियम है और बरतानिया के बहुत ज़्यादा ट्रूप्स थे। 3 लाख प्लस जो फ्रांस के दिफा के लिए वहाँ पर मौजूद थे। ये उनको घेरते घेरते फ्रांस के कोस्टल एरिया डंक्रिक पर ले आते हैं, और डंक्रिक पर लेकर आने का ये तमाम फ़ौजें जो हैं ख़ासतौर पे बरतानिया की, वो डंक्रिक के साल पर वेट कर रही हैं कि बरतानिया से जहाज़ आएंगे, बैटलशिप्स, और उनको इवैक्यूएट करके ले जाएंगे। इसमें कुछ टाइम लगना था, इसमें 6 से 7 दिन लगने थे, और 3 दिनों के अंदर जर्मन फोर्सेस डंक्रिक के कोस्टल एरिया पर पहुंचकर इन फौजों को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन हिटलर ने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा, और हिटलर उस ज़माने में ये समझता था कि शायद मेरी अल्टीमेटली बरतानिया से फतह हो जाए। उसने एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग की गेम सोची कि अगर मैं इन फौजियों के ऊपर अटैक नहीं करता हूँ, क्योंकि ये अटैक मैं करूँगा तो मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा, अगर मैं इनके ऊपर अटैक नहीं करता तो चर्चिल जो है वो मेरे इस एहसान को मानेगा और मेरे साथ अमन का मुआहदा तय कर लेगा। इस सोच की वजह जो भी हो, 3-4 साल के बाद ये फैसला था, ये हिटलर की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स बन जाता है। यही फ़ौज 3.5 लाख जो बड़ी हिफाजत के साथ बरतानिया वापस चली जाती है। 3.5 साल के बाद डी डे लैंडिंग पर अमेरिकन फ़ौजियों के साथ इसी फोर्स का 70% दोबारा से फ्रांस पे हमला करता है और जर्मनी को शिकस्त देता है। सोचिए ज़रा, डंक्रिक के मुकाम पर जर्मन फोर्सेस, जर्मन टैंक्स को हाल्ट का मैसेज ना मिलता बाय हाईएस्ट कमांड हिटलर ने मना किया था अपने टैंक्स को, अपने डिविजन्स को, अपनी इन्फेंट्री को, अपनी आर्टिलरी को डंक्रिक के ऊपर अटैक नहीं करना, ब्रिटिश फोर्सेस को यहाँ से जाने दो। तो अगर वो ऐसा ना करता, उनकी फ़ौज ख़त्म हो जाती, तो फिर आप समझ सकते हैं कि 3-4 साल के बाद अलाइज के लिए डी डे का दिन मनाना कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल होता। फ्रांसीसी हथियार डाल देते हैं। हथियार डालने की तकरीब उसी जगह पर, उसी ट्रेन के अंदर होती है जहाँ पर 1919 में पहली जंग अज़ीम के खात्मे पर जर्मन डेलीगेशन फ्रेंच डेलीगेशन के सामने ट्रेन के एक डब्बे में हथियार डालता है। उसी ट्रेन के डब्बे को दोबारा से मंगवाया गया, उसी जगह पर खड़ा किया गया, उसी के अंदर फ्रेंच डेलीगेट को कहा गया कि आप आएँ। जर्मन डेलीगेट वहाँ पर जाता है और वहाँ पर फ्रेंच जो हैं जर्मन के सामने हथियार डालते हैं। यूँ जर्मनी ना 2 काम करता है, एक तो ये कि वो फ्रांस के ऊपर कब्जा मुकम्मल कर लेता है, पेरिस अब उनके पास है। नंबर 2, 1919 की जो शिकस्त है, 1919 की जो तौहीन है, उसका बदला भी वो ले लेता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले और मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।